दोस्तों आज मैं आपको चार दोस्तों की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिनकी जिंदगी को उस एक रात ने हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों उनके नाम है आरू, समीर, कृति और नेहा। यह एक ऐसी रात की कहानी है जो इतनी डरावनी थी कि इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था तो मैं पहले ही आपको चेतावनी दे देता हूँ। अगर आपका दिल कमजोर है और आपको भूतिया कहानी और डरावनी वीडियो से डर लगता है तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो अपना कुर्सी कसकर पकड़ लीजिए और कान में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि हम उस रात के अंधेरे में वापस लौट रहे हैं। दोस्तों रात के 9 बजे थे और रामपुर गांव के सीमा पर आरो ने अपना जीप रोककर चारों दोस्तों के साथ आखिरी बार नक्शे पर नजर डाला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोमांच की नहीं बल्कि अनजाने डर की आहट दे रही थी। दोस्तों आरो एक ब्लॉगर था और शोहरत के भूख में डूबा हुआ था। अपने आंखों में चमक लिए उत्तेजित स्वर से बोला, यार बस 2 किलोमीटर और शाह हवेली हमारा इंतजार कर रही है। सोचो इंडिया का सबसे हॉन्टेड ब्लॉग, हम तो वायरल हो जाएंगे। उसकी आवाज में जीत का जुनून साफ साफ दिख रहा था, मानो भूत प्रेत कैमरे के सामने नाचने वाली कठपुतलियां हो। उसके बगल में बैठा समीर, ग्रुप का टेक विजार्ड और सबका मजाकिया दोस्त, अपना ड्रोन सेट करते हुए बोला, वायरल तो ठीक है लेकिन भूत हमारा वाईफाई सिग्नल जाम ना कर दे। उसके बाद पर आरो हंस पड़ा, लेकिन नेहा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। पीछे के सीट पर बैठी कृति, जिसे इतिहास और पुरानी इमारतों से काफी ज्यादा लगाव था, अपने आंखों से चश्मा उतारते हुए बोली, मैंने इस हवेली के बारे में पढ़ा है। इसे 19वीं सदी के एक जमींदार ने बनाया था, पर ऑनलाइन इसके बारे में कहानियों से ज्यादा और कुछ भी मिला नहीं। उसकी आवाज में शोधकर्ता की जिज्ञासा थी, लेकिन साथ में एक हल्की सी बेचैनी भी। उसके साथ बैठी नेहा ने कसकर अपनी साल पकड़ी। उसे इन सब चीजों से स्वाभाविक डर लग रहा था, पर दोस्तों के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। उसकी आवाज दबी हुई थी, क्या हमें गांव के उस बुजुर्ग की बात नहीं माननी चाहिए थी? उन्होंने कहा था कि वह हवेली एक श्रापित हवेली है और वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। कुछ घंटे पहले चाय की एक टपरी पर एक बूढ़े चाचा ने उन्हें एक चेतावनी भरी आवाज में बोला था। वह बात कर रहे थे उस टपरी पर चाय पीते पीते कि आज रात हम उस हवेली में जाने वाले हैं, व्लॉग बनाएंगे और लोगों को हम बताएंगे कि यह सिर्फ काल्पनिक है और भूत कुछ नहीं होता। तो उसी टाइम बूढ़े चाचा ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह रत्ना की हवेली है और उस हवेली में जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, वह बहुत ही दुखी आत्मा है। आरो तब बस हंस दिया था और बोला, चाचा बस हम यूं ही वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। उस वक्त उन्हें लगा था कि यह सिर्फ एक पुरानी अंधविश्वास है, लेकिन अब जैसे जैसे वो हवेली के करीब आ रहे थे, नेहा को उन शब्दों की गंभीरता का एहसास हो रहा था। हवेली उनके सामने थी, चांद के पीली मुर्दा रोशनी में नहाया वे विशाल ढांचा किसी पुराने जमाने के दैत्य जैसा लग रहा था, जो अपने अंधेरी खामोशी में अनगिनत राज दफन किए बैठा था। हवेली के चारों ओर टूटे हुए दीवारों और टूटे हुए पेड़ एक भयावह दृश्य बना रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने लकड़ी, मिट्टी और कुछ अनकही चीजों का मिश्रण हो। तभी जंग लगा भारी भरकम गेट एक अजीब सी चीख के साथ खुला, जैसे उन्हें देखकर सदियों पुरानी आत्मा जाग उठी हो। जैसे ही चारों अंदर की तरफ कदम रखा, गेट उनके पीछे धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया, जिससे चारों एक पल के लिए सिहर उठे। नेहा की सांसें तेज हो गई और कृति ने अपने आप को कस लिया। हवेली के अंदर की हवा में शरण और नमी के साथ साथ चमेली के फूल की भी उदास सी महक घुली हुई थी। यह महक इतनी विचित्र थी कि समीर को भी हल्की सी कंपकपी महसूस हुई। वाह क्या एम्बियंस है!
आरव ने अपना कैमरा ऑन करते हुए कहा, मानो यह बस उसके ब्लॉग का एक बेहतरीन सेट हो। उस डरावने हवेली में उसने बोला, चलो इस एडवेंचर को और मजेदार बनाते हैं। हम सब अलग अलग होकर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। 1 घंटे बाद यहीं पर हम सब मेन हॉल में मिलेंगे। अपना सभी लोग वोकी टोकी ऑन रखना। कृति ने असहमति जताई। आरव, यह ठीक नहीं है, हमें साथ रहना चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन आरव और समीर के जोश के आगे उसकी एक न चली। आखिर में चारों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। हवेली इतनी बड़ी थी कि मानो अंधेरे में भटकने वाले 4 जुगनू। समीर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की गलियों में पहुंचा। उसके कदम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे, लकड़ी की सीढ़ियों से एक पुरानी कर्कश आवाज आ रही थी। अपने दर्शकों के लिए उसने मजाकिया लहजे में कहना शुरू किया, और हम जा रहे हैं भूतों के बेडरूम में। देखते हैं उसका तकिया कितना नरम है। उसने डरावनी ऊ ऊ की आवाज निकाली, लेकिन तभी उसे एक सच में पायल की झनक सुनाई दी। आवाज इतनी करीब से आई थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पलटकर तुरंत इधर उधर देखने लगा, पर वहां पर उसे कोई नजर नहीं आया। गलियारा लंबा और खाली था। बस दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और जाले लटके हुए थे। फिर तुरंत बाद अचानक उसके गर्दन पर किसी बर्फीले हाथ के रखने का एहसास हुआ। उसकी चीख हलक में ही अटक गई। उसका लाइव स्ट्रीम ग्लिच करने लगा और वाकी टॉकी से सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। अब वह घबरा कर भागा, पर गलियारा किसी भूल भुलैया की तरह लंबा और अंतहीन लग रहा था। हर कोने पर उसे लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसकी सांसें फूलने लगी और दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर कृति एक पुराने लाइब्रेरी में पहुंच गई थी। कमरा धूल और मकड़ी के जाले से भरा था, लेकिन किताबों के पुराने गंध उसे आकर्षित कर रहे थे। धूल भरे अलमारियों के बीच से उसने चमड़े के जिल्द वाली एक डायरी मिली। इतिहास में रुचि होने के कारण वह उसे वहीं पर पढ़ने बैठ गई। दोस्तों, वह डायरी रत्ना की थी, जो वह डायरी पढ़ने बैठी थी। कांपते अक्षरों में एक दर्दनाक प्रेम कहानी लिखी थी। जमींदार के बेटे के साथ उसका प्यार, उसका गर्भवती होना, उस लड़के का किसी और अमीर घर के लड़की से शादी कर लेना, रत्ना को बदनाम करके इसी हवेली के एक कमरे में कैद कर दिया गया था, जहां भूख और प्यास से तड़प तड़प के उसने अपना दम तोड़ दिया था। कृति के आंखों में आंसू आ गए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा आत्मा इस हवेली में तब तक भटकेगी जब तक मेरा दर्द को कोई नहीं समझेगा। जो यहाँ जश्न मनाएगा वह मेरा गुस्से का शिकार बनेगा। कृति के आंखों में आंसू आ गए थे। उसे रत्ना का दर्द का अनुभव हो गया था, जैसे वो उसकी कहानी जी रही हो। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और डायरी के पन्ने खुद पर खुद पलटने लगे। हवा में एक ठंडी लहर सी दौड़ी और कृति को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। नेहा हवेली के सबसे बड़े कमरे में थी, जहां दीवार पर रत्ना की एक उदास तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में रत्ना की आंखों में गहरा दुख और अकेलापन साफ झलक रहा था। नेहा को वहां पर डर नहीं, लेकिन अजीब सी एक सहानुभूति महसूस हुई। उसने तस्वीर के नीचे जमीन पर धूल में आंसू के सूखे निशान देखे, मानो रत्ना आज भी रो रही हो। उसने धीरे से फुसफुसा कर बोला, आपकी दर्द बहुत गहरा है, मुझे अफसोस है। ठीक उसी पल हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो और एक स्त्री स्वर बोला। समझो, नेहा को लगा जैसे रत्ना ने उसकी बात सुन ली हो। इस बीच आरव मेन हॉल में बड़ी बड़ी बातें करते हुए ब्लॉग बना रहा था, और यह है डाइनिंग टेबल जहां रत्ना का भूत शायद डिनर करता होगा। क्यों रत्ना जी, आज मेनू में क्या है? उसकी आवाज में उपहास और घमंड साफ साफ झलक रहा था। तभी हाल के सारे भारी भरकम झालर
जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। डाइनिंग टेबल पर से एक प्लेट हवा में उड़ी और आरव के सिर के पास वाली दीवार पर टकरा कर चूर चूर हो गई। आरव का सारा आत्मविश्वास पल भर में काफूर हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जोर से चीखा, कृति, नेहा, समीर। उसकी चीख सुनकर कृति और नेहा हॉल की तरफ दौड़ी, लेकिन समीर का कोई आता पता नहीं था कि समीर कहाँ पर है। तभी आरव ने उन दोनों से अपना जो हुआ था वो सभी कृति और नेहा से बताया। तब कृति ने उस डायरी की बातें उनसे बोला कि ये सब है और यह मजाक, जो आत्मा है ये मजाक थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती। अगर मजाक करोगे तो ये मार देगी तुम लोगों को। और कृति ने आरव से बोला कि आरव, यह कोई शैतान नहीं है, एक माँ की दुखी आत्मा है। तुमने उसका मजाक उड़ाया है, इसलिए वो तुम पर नाराज हो गई। नेहा भी घबराकर आरव के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और चिंता थी। तभी ऊपर से समीर की दहशत भरी चीख गूंजी। तभी कृति, नेहा और आरव ने दौड़ते हुए ऊपर की तरफ गए और समीर को देखा कि वो बेहोश होकर पड़ा हुआ है। उसे जल्दी से होश में लिया गया और वो हॉल की तरफ, फिर से चारों हॉल की तरफ आए। तभी उन्होंने देखा हॉल में टंगी रत्ना की तस्वीर में से उसके आंखों में से खून की बूंदें टपकने लगी, मानो जैसे वो आज भी अपने दर्द में रो रही हो। सीढ़ियों के ऊपर एक धुंधला साड़ी पहने साया उभरने लगा और एक दर्द भरी लोरी की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। आवाज इतनी मार्मिक थी कि हवा में भी कंपन महसूस हो रहा था। यह दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए, लेकिन तभी नेहा अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी और उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके दर्द को समझे बिना यहाँ पर चले आए। हमारा मकसद आपका अपमान करना नहीं था। उसकी आवाज में सच्चाई और सहानुभूति थी जो रत्ना की आत्मा तक पहुंच गई। और उन चारों में एक नेहा ही ऐसी थी दोस्तों कि उस हवेली में आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने तीनों दोस्तों के कारण वहां पर आई थी। इसलिए रत्ना की जो आत्मा थी उसकी बात समझ रही थी। कृति ने भी डायरी आगे करते हुए कहा, आपकी कहानी पढ़कर हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने रत्ना की कहानी की सच्चाई और उसके दर्द को समझने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यह सुनते ही लोरी का गुस्सा एक सिसकी में बदल गया। सीढ़ियों पर खड़े साय ने अपनी उंगली से हाल की एक दीवार की ओर इशारा किया, जैसे कुछ बताना चाह रही हो। रत्ना की आत्मा ने उनके शब्दों को स्वीकार कर लिया था। आरव को अपना गलती का एहसास हो चुका था। उसने शर्मिंदगी से अपना कैमरा बंद कर दिया और फुसफुसाते बोला, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में पछतावा था। चारों ने उस दीवार की ओर देखा जहाँ साय ने इशारा किया था। कृति ने ध्यान से देखा कि वहाँ के ईंटों का पैटर्न बाकी दीवार से अलग था, मानो कोई गुप्त दरवाजा हो। उन्होंने मिलकर वहाँ पर धक्का दिया और एक चर की आवाज से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। चारों दोस्तों बिना एक पल गवाए उस गुप्त रास्ते में घुस गए। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, उन्हें आखिरी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई थकी हुई आत्मा कह रही हो, जाओ। यह विदाई थी एक दुखद आत्मा की ओर से। वे रास्ता उन्हें हवेली के पीछे घने जंगल में ले गया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीप में बैठकर वे उतनी दूर चले गए जितनी दूर जा सकते थे। सूरज की पहली किरण निकलने तक गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। अगले सूरज की पहली किरण ने जब आसमान को रोशन किया, तब जाकर उन्हें सांस में सांस आई। यह अनुभव उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अनसुनी और रहस्यमयी जगहों की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं अगली बार एक नए सफर, एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।